नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और स्वागत करता हूं आज की क्लास में आप सभी का। और इससे पहले मैंने लेक्चर 1 का फर्स्ट पार्ट लिया और शुरुआत करते हैं हम लोग नेक्स्ट हिस्से की तरफ और बढ़ चलते हैं। तो फर्स्ट हिस्से में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा, उसको समझा। अब हम सेकेंड हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने पहली क्लास में बताया कि हम चैट अलाउ नहीं करेंगे। दूसरा, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ऐप में जो दिक्कत आ रही है, हमारे ऊपर एक साइबर अटैक हुआ और एक साथ ढेर सारे जो हमारे कॉम्पिटिटर रहे हैं या कुछ भी है, उन्होंने ढेर सारे बॉट्स और बच्चों को एक साथ भेज दिया। तो जितने बच्चों का एडमिशन हुआ था, हमने उसके हिसाब से 4 टाइम्स बैंडविड्थ ली थी, कभी कोई दिक्कत ना आए। तो सडनली वो एक ही समय पे उनको यूट्यूब पे मैंने टाइम अनाउंस कर दिया था, तो सेम ही टाइम पे जो है अटैक हुआ और अचानक से हमारा सर्वर क्रैश हो गया। तो जो इंजीनियर्स हैं वो दिन भर लगे रहे। तो उन्होंने बताया कि ये मतलब एक भयानक सर्ज हुआ, मतलब जितने हमारे एडमिशन है उसका कई गुना बच्चों का अटैक हुआ उस पर। तो ये मतलब एक प्लान्ड अटैक था। तो उसके लिए थोड़ी देर सर्वर में जो दिक्कत आई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और चीज़ें अच्छी बात है, इसका मतलब हम अच्छा कर रहे हैं, तभी दूसरे लोग परेशान हैं और क्लास डिस्टर्ब करने के लिए हर तरह की कोशिश हो रही है। तो वो डिस्टरबेंस हमने दूर कर ली है, जल्दी ही हम इसका जो है वो समाधान निकाल लेंगे। और भी ताकि दिक्कत ना हो, लगे हुए हैं, मैं पूरे टाइम उसमें जो है शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ ताकि मैं आउटपुट अच्छा दे सकूँ। अब हम पार्ट 2 में पहुंचते हैं और इससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट को समझा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। अब कुछ और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें पूछी जाती हैं कई बार। जो हड़प्पा सभ्यता, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसको हड़प्पा भी कहते हैं। तो उसके एक एक जगह को लेकर बहुत ही अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब हम उसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, अभी हम ध्यान से पढ़ेंगे और क्लास के साथ साथ जो है वो समझते जाएंगे। पीडीएफ आपको इसकी दे दी गई है, पीडीएफ आप पढ़ें। और मेरे साथ जो डिबेट हो रही है, जो उसको आज करंट से जोड़ना, जो प्रशासनिक व्यक्तित्व से जोड़ना, इनके लिए मैं लगातार जो काम कर रहा हूं, उसके साथ आप लगातार जुड़े रहिए। तो चलिए अब हम पार्ट 2 में चलते हैं और इसके अगले हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं क्या है। तो जैसा कि पहले बताया था कि ये सिविलाइजेशन है और सिविलाइजेशन में एक भाषा, लिपि होना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी हमें वो चीज़ देखने को मिलती है, भाषा और लिपि की। राइट, ये बहुत ही खूबसूरत बात है। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट यानी हड़प्पा कालीन लिपि के बात करते हैं। तो ये बेसिकली पिक्चोरियल फॉर्म में था, यानी यहाँ पिक्चर्स का यूज़ किया जाता था। और मज़ेदार बात है कि इनके कुछ खास पैटर्न और खास संकेत होते थे, लेकिन जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। बस इतनी जानकारी मिली है कि ये जो लिपि थी वो दाएं से बाईं ओर, यानी कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। जैसे आज हम लोग जो है क्या लेफ्ट टू राइट लिखते हैं जल्दी सामान्य उसमें, तो दाईं से बाईं ओर जो है लिखा जाता था। और ये भावात्मक शैली, किस तरह की, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी शैली क्या थी, भावात्मक यानी इफेक्टिव स्टाइल के रूप में थी, पिक्चोरियल फॉर्म में थी और ये भाव को दर्शाती थी। तो इस तरह से इसकी लिपि बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक इसको जो है वो डिकोड नहीं किया जा सका है। इसके लिए बहुत ज़्यादा जानकारियां हमें नहीं मिल पाई हैं, इसके बारे में हमें और जानकारी हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं कि अगला सेगमेंट क्या है। तो ज्योग्राफी में समझना बड़ा जरूरी है कि कौन कौन से हमारे स्थल रहे। तो सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल यानी मेजर साइट ऑफ इंडस वैली वो क्या रही है। अगर आप इसको ध्यान देखेंगे तो हड़प्पा, तो मैंने इससे पहले क्लास में आपको बताया था कि इसका जो विस्तार है वो नॉर्थ और वेस्ट रहा है। तो उत्तर और पश्चिम में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। कौन कौन सी जगह है, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मृतकों का टीला कहते हैं, अभी एक एक पे मैं आऊंगा, रोपड़, बनवाली, कालीबंगा, धौलावीरा और सुतकोंडा तथा लोथल। ठीक है, तो इन सभी की अपनी कुछ खासियत रही है। और अगला जो हमारा पार्ट शुरू होने जा रहा है उसमें मैं इन स्थलों को लेकर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और एक बुक में मिलना बड़ा मुश्किल होता है, वो सब कलेक्ट करके मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आखिर ये जो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, रोपड़, बनवाली, कालीबंगा, धौलावीरा, सुतकोंडा और लोथल, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहां पे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया, वो है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो, इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं। राइट, दिस इज नोन एज मृतकों का टीला। अब इसके बारे में और जानकारी मैं आपको देता हूं। तो मोहनजोदाड़ो की जो खोज हुई 1922 में, ये स्टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राखल दास बनर्जी, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग पीसीएस एग्जाम देंगे, राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, इस स्थल के बारे में जानकारियां ली थी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां पर मिली है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस जगह प्राप्त हुआ। राइट, यानी कि जो लार्ज बाथ, ह्यूज बाथ है, वो कहां मिला। तो 4 जगह, जैसे लोथल का नाम दे दिया, कालीबंगन, हड़प्पा या बनवाली। तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो चीज मिली है वो कहां पर मिली है, मोहनजोदाड़ो में।
तो ये क्या था, एक ग्रेट बाथ मिला है। मतलब आज आप जैसे हमारे यहाँ स्विमिंग पूल होते हैं, तो ये जो ग्रेट बाथ मिला है वो धार्मिक स्नान माना जाता है कि उस समय कोई रिचुअल हुआ करते थे, कोई रिलीजियस बाथिंग होती थी, एक समूह में स्थापित किया जाता था। इंजीनियरिंग का नमूना देखिए आप इसमें कि ये पकी हुई ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं और पानी इसमें से छन के नहीं जाता था। यहां पर जो गंदा पानी था उसको निकालने की व्यवस्था थी और साफ पानी इसमें भरा जाता था। और सीढ़ियां बनी हुई थी, आप देखिए यहां ध्यान से, सीढ़ियों से आप नीचे की तरफ जा सकते थे। सामूहिक स्नान होता था, माना जाता था किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाता था और कम्युनिटी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ईंटों की मोटाई देखिए उस समय किस तरह से पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है और किस तरह से स्ट्रक्चर इसका बनाया गया है। तो इसके र्यून्स मिले हैं, इसके जो है अवशेष मिले हैं, और ये बताता है कि उस समय लोग पानी को पार जाने से रोकने की तकनीक के बारे में पता करते थे। पानी स्टोर हो सकता था, पानी के निकासी के तरीके दिए हुए थे कि इसमें से जो गंदा पानी है वो बाहर चला जाए, और ड्रेनेज सिस्टम इसके साथ लिंक हुआ करता था। ये बहुत ही जबरदस्त इंजीनियरिंग थी और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसी सभ्यता थी जहां हमने इस तरह के, जो आज आधुनिक समाज होता है, स्विमिंग पूल होते हैं, या अगर आपने देखा छठ पूजा पे घाट बनाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूएशन हमें दिखाई पड़ता है, हमें एक जो है सततता दिखाई पड़ती है। और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उसका उपयोग किया था। ह्यूज बाथ फॉर रिलीजियस बाथिंग इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो याद रहेगा कि ये जो विशाल स्नानागार है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, मोहनजोदाड़ो के साथ। आगे हम लोग चलते हैं और इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। नेक्स्ट, इसके साथ साथ विशाल अन्नागार मिला, क्रेनरी। जैसे आज हम बहुत बड़े बड़े, हमारे पास फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के गोदाम होते हैं, हम लोग स्टोर करके रखते हैं, डेयरी में स्टोर करके गांव में रखा जाता था। तो विशाल अन्नागार मिला था जो कि समाज में फूड सिक्योरिटी की जो महत्व है उसको बताता कि ये लोग खाद्य सुरक्षा के लिए कितना महत्व जो है ये समझते थे। और बड़े आपातकाल में जब फसलें नहीं होती थी तो वहां पर ये लोग जो है बड़ी मात्रा में इसको स्टोर करके रखते थे। साथ ही साथ जो मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके खोजकर्ताओं ने इसका नाम रखा। जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर वो है ये ब्रॉन्ज यानी कांसे की बनी, जो कांसा है उससे बनी नर्तकी की मूर्ति। तो इसका दो तीन मतलब है। पहली बात, जो ब्रॉन्ज है वो एलॉय के रूप में उसमें इस्तेमाल किया जाता है, उसमें धातुओं को मिक्स करके इसको बनाया जाता है, इसका मिश्रण होता है। इसका मतलब है कि इन लोगों को मेटलर्जी के बारे में बहुत अच्छी तरह पता था, धातु विज्ञान के बारे में बहुत अच्छी तरह। ये प्योर फॉर्म नहीं होता है, ये एलॉय फॉर्म होता है, मिश्रित चीजों को मिलाया जाता है तब ये बनता है। तो ब्रॉन्ज का मतलब हुआ कि इन्हें जो है वो मेटलर्जी के बारे में पता था, धातुओं को गलाने के बारे में पता था, सही मिक्सचर बताने के बारे में इनको पता था, और ऐसा करके ये मूर्तियों को ढाल सकते थे। साथ ही साथ इस जो ये डांसर है और नर्तकी, तो डांसर का मतलब है कि इस समय के लोग डांस, संगीत, नृत्य, इनके बारे में इनको बहुत अच्छी खासी जानकारी थी। साथ ही साथ इसने जो है वो तमाम तरह के आभूषण पहन रखे हैं जो कि समाज में खासतौर पे जो महिला पुरुष थे वो सौंदर्य के प्रति, जो जैसे कहते हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक्स के प्रति उनका लगाव बताता है। तो जब किसी समाज में उन्नति होती है, ये बात ध्यान रखना, जब कोई सोसाइटी इकोनॉमिकली, कल्चरली जब वो प्रॉस्परस होती है, आगे बढ़ती है, समृद्ध होती है, तो वहां पर जो होता है क्या होता है, कला, संस्कृति, म्यूजिक और श्रृंगार के प्रति लगाव ये सारा बढ़ता चला। जैसे जब हम गुलाम भारत थे तो कोई बालों में जेल नहीं लगाता था, वो इतना बन ठन के नहीं घूमता था। लेकिन आज के देखिए यूथ जो है, जैसे जैसे उनके पास इनकम आती जा रही है, सेल्फी खींचना है, तो वो क्या होता है अपने चेहरे पर, अपने बालों पर बहुत ध्यान देते हैं। वर्तमान समय में क्या हो रहा है, वर्तमान समय में जो रिपोर्ट कहती हैं कि जो पुरुषों की जो क्रीम है, कॉस्मेटिक क्रीम है, वो महिलाओं से ज्यादा बिकती है। तो इसका मतलब है पुरुष अपनी त्वचा को, अपनी सुंदरता को लेकर बड़े जो है वो क्या हो गए, कॉन्शियस हो गए। तो ये चीज बताता है कि आभूषण जो इसने पहन रखे हैं पूरा जो है बाजू के साथ, वो बताता है कि किस तरह से लोगों को जो है वो उसके प्रति आकर्षण था, जो कॉस्मेटिक्स थी उनके प्रति आकर्षण था। ठीक है, और मेटलर्जी कितनी हाई पहुंच गई थी, मूर्तियों को बनाने की कला जो है वो यहां पर मौजूद थी। तो ये चीजें बताती हैं कि वो समाज अपने समय से बहुत आगे का समाज था, बहुत बड़ी और ताकतवर सभ्यता के रूप में ये हमारे सामने था। क्लियर? आगे चलते हैं। अब नगर संरचना की बात करें कि जो नगर संरचना थी, तो मुख्यतः नगर संरचना ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड थी। तो ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट के रूप में दिखाई पड़ता है, यानी कि पूरब और पश्चिम में डिवाइड थी। तो एक तरफ था इनका ईस्ट टीला, जिससे हम लोग नगर टीला कहते थे। टीला मतलब उठा हुआ स्थान। तो ये ऊपर जो है वो सिटाडेल फॉर्म में, दुर्ग फॉर्म में इस तरह से वो बनाते थे, थोड़ा उठा हुआ हिस्सा होता था, जो धीरे धीरे एक बताता है कि वहां पे जो है वो एक प्रभावशाली व्यक्ति या वहां के समूह रहता है। और दूसरा होता था वेस्टर्न माउंट यानी पश्चिमी टीला, जिसे दुर्ग टीला भी कहा जाता था। दुर्ग यानी घिरा हुआ। तो इस तरह से जो नगर संरचना थी ईस्ट वेस्ट में डिवाइड थी, दो हिस्सों में डिवाइडेड थी। तो ज्यादातर जो नगर देखेंगे आप हड़प्पा कालीन या इंडस वैली, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ
जो मोहनजोदाड़ो की खास बात है वो है यहां पर गेहूं जौ के प्रमाण मिले, एविडेंस ऑफ व्हीट एंड बार्ले। व्हीट याद रखिएगा, व्हीट एंड बार्ले, गेहूं और जौ। साथ ही साथ यहां पर पोर्ट्रेट ऑफ द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी यानी उर्वरकता की देवी का चित्र मिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उर्वरकता की देवी यानी चाहे वो उर्वरकता मानव की हो, नारी की हो या भूमि की हो, जो कृषि के लिए सबसे जरूरी है। तो उर्वरकता का जो है वो एक चित्र मिला है, पोर्ट्रेट मिला है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। पहले भी बताया कि गॉड एंड गॉडेसेस, स्पेशली जो नेचर गॉड है और गॉडेसेस, उनकी ये लोग जो है पूजा किया करते थे। तो उर्वरकता की देवी के रूप में हमारे सामने ये आते हैं। चलिए अब आगे हम इस चीज को समझते हैं कि और क्या चीज हो सकती है, और अब हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। राइट, मैं करता हूं आपको। उर्वरकता की देवी का चित्र हमारे सामने है, तो इसका मतलब है, देखिए क्या है, आप प्राचीन हिस्सों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। राइट, तो हिस्सों से क्या सीख सकते हैं? आप हिस्सों से ये सीख सकते हैं कि आज हमारी भूमि बर्बाद हो रही है, हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, हम तमाम तरह से जो है वो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, और आप देखिए कि हमारी जमीन की उर्वरकता खत्म होती चली है। हम पराली जला देते हैं तो उसके जो सूक्ष्म कीट हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आज हमें अपनी जो नेचर है, उसकी जो फर्टिलिटी है, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए, उर्वरकता की कद्र करनी चाहिए। भूमि को भी हमें माँ के रूप में लेना चाहिए, तभी हम जो है उसकी उर्वरकता को, फर्टिलिटी को बचा पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग इसके अगले हिस्से पे समझते हैं कि क्या है। अगला है काली बंगन। ठीक है, काली बंगन का मतलब होता है काली चूड़ियों का स्थान। ठीक है, काली बंगन। तो इसकी क्या फीचर्स क्या है काली बंगन के? ये डिस्कवर्ड इन 1953। ठीक है, 1953 में इसकी खोज हुई एक घोष के द्वारा, इस जगह को उन्होंने खोजा। ठीक है, सबसे पहले इसका फीचर क्या है? यहां जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। जैसा पहले भी मैंने आपको क्लास में बताया कि प्लॉ यानी हल का जो है प्रयोग हुआ, तो जो जुते हुए खेत थे यानी प्लॉ फील्ड, उसको हमें यहां एविडेंस उसके मिले हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां मिले हैं? कालीबंगम। चार ऑप्शन दे दिया, कहां पर होगा? कालीबंगन में। ठीक है, हाउस ऑफ रॉ ब्रिक्स वाइल हाउस ऑफ पक्का ब्रिक्स इन द मोहनजोदाड़ो। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर जो कालीबंगन है वहां कच्ची ईंटों के घर मिले। ठीक है, कच्ची ईंटें यानी वो ईंटें पकाई नहीं गई थी। लेकिन जो मोहनजोदाड़ो था, अब पिछले पॉइंट से हम देखेंगे, मोहनजोदाड़ो में पक्की ईंटें यानी वो पकाकर बनाई गई थी। यानी पकाकर बनाई गई जो ईंटें होंगी वो देर तक टिकेंगी और वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना सके, यानी एक मंजिला, दो मंजिला वो बनाया जा सकता है, क्योंकि वो बड़ी दीर्घ हो। तो मैंने आपको वहां दिखाया था कि पक्की ईंटों का प्रयोग करके स्नानागार बनाया गया था, अन्नागार बनाया गया था, यानी कि जो है ग्रेट बाथ बनाया गया था। तो कालीबंगन में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। कैसी? जो आपकी रॉ ब्रिक्स हैं। ठीक है, उनको सुखाया जाता था लेकिन पकाया नहीं जाता था, उसको आग में जो है तपाया नहीं जाता था। लेकिन मोहनजोदाड़ो में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, याद रखेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ठीक है, एग्जाम में दे सकता है कि स्टेटमेंट चेक करिए, फर्स्ट स्टेटमेंट कि कालीबंगन में पक्की ईंटों का, जबकि मोहनजोदाड़ो में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दे सकता है कि कालीबंगन में रॉ ब्रिक्स यूज हुई हैं और मोहनजोदाड़ो में पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो दोनों में से कौन सा सही है? तो इस तरह का आपको क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है, ध्यान से। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। अब चलिए, हमने ये पढ़ा, ये 2021 प्री का क्वेश्चन है, 2021, बहुत ही अभी रिसेंट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो जब हमने शुरुआत की तो हमने क्या देखा? जब हमने शुरुआत की थी तो हमने ये देखा कि किस तरह से जल प्रबंधन एक बड़ी समस्या बनती चली जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर बांधों की एक श्रृंखला बनाकर जुड़े जलाशयों में पानी को प्रवाहित करके जल संचयन और प्रबंधन की अपनी विस्तृत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? तो आज के शहर हमारे क्या है? तुम शहरों में देखो, पीने का पानी नहीं है, आज हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो अगर आज हमारे शहर, हम ये सब चीज नहीं कर पा रहे, आप देखिए भारत में 25 शहर ऐसे हो चुके, 25 सिटीज ऐसी हैं जो आज जीरो वाटर की तरफ बढ़ रही हैं। तो जीरो वाटर की तरफ बढ़ रही हैं तो क्या होगा? तो प्राचीन से हम क्या सीख सकते हैं? तो हमें सीख के भी हम प्रबंधन कर सकते हैं। तो प्राचीन समय में क्या करते थे? बांधों की एक श्रृंखला बनाते थे। ठीक है, और उससे जलाशयों में पानी को प्रवाहित करके, यानी कि जो वाटर बॉडीज है, जल संचयन यानी वाटर हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट काम किया करते थे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? धौलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी या रोपड़? राइट। Which one of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoir? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंशियंट टाउन कौन सा? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लोग आरएसएम मेथड बोलते हैं, रिवर्स स्टडी मेथड, ये भी सिखाऊंगा। तो अगर कोई पॉइंट छूटता है तो हम क्वेश्चन करके उसको पूरा कर लेते हैं। अब एक पॉइंट आपको मिल जाएगा, 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वाटर हार्वेस्टिंग, आज हमारे शहर वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, कौन सा शहर होगा? चलिए ऑप्शन बताइए। एंड द राइट आंसर इज धौलावीरा। धौलावीरा।
तो अगर सही है तो +2 मार्क्स, गलत है तो -0.66 मार्क्स आप निकाल दीजिए। चलिए, अब अक्सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोथल से, क्योंकि लोथल जो है, इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा कि हड़प्पन कल्चर में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में अंतरराज्यीय यानी इंटर स्टेट के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी हुआ करता था, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के लिए जो वाटर बॉडीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। तो लोथल की जो है बहुत इंपॉर्टेंट विशेषताएं, फीचर्स है लोथल का। इसकी खोज 1957 में डॉक्टर SR राव ने की। ठीक है, ये इसको याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे पश्चिमी एशिया का, यानी कि जो पूरा ईरान का सेगमेंट था, पश्चिमी एशिया जो वेस्टर्न एशिया का एक बहुत ही मेजर पोर्ट हुआ करता था। पोर्ट का मतलब वो जगह, वो वाटर बॉडी जहां पर जहाज आकर रुकते हैं कमर्शियल पर्पस से और वहां से वो आगे बढ़ जाते हैं। अब पोर्ट के लिए मुझे चाहिए कि भाई जैसे हम कहीं ढेर सारी जगह पे जाते हैं कार लेके, तो कार पार्किंग की एक जगह होती है, वैसे जब नाव आएगी तो नाव ऐसे समुद्र में थोड़ा छोड़ दोगे। ठीक है, वो क्या होगा, एक प्रॉपरली डॉकयार्ड होना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि क्या लोथल में डॉकयार्ड था या नहीं था? क्या लोथल में डॉकयार्ड था, मतलब इसका जो प्रमाण मिला है कि नहीं मिला? अब आप अंदाजा लगाइए, सोचिए हाँ या ना। ठीक है, क्योंकि इससे किसी सभ्यता के विकास की परिणति मिलेगी, क्योंकि डॉकयार्ड प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत अच्छी इंजीनियरिंग भी आनी चाहिए। यस, बिल्कुल सही अंदाजा आपने लगाया, मुझे पता है आप लोगों ने कहा है, और आप आश्चर्य करेंगे कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में, लोथल में डॉक यार्ड्स हमें मिले हैं। डॉक यार्ड मतलब होता है जहां जहाजों को रोकने की, रुकने ठहरने की जगह होती है, वहां पर डॉक यार्ड मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जहां जहाज बांधे जाते थे और फिर वो कमर्शियल पर्पस के लिए, व्यापार करने के लिए निकल जाते थे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो है, ये यहां पर मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो गया कि डॉकयार्ड था। इसका मतलब है कि वो लोग इंजीनियरिंग में बहुत आगे थे और वो प्रॉपर कमर्शलाइजेशन यानी वाणिज्यिक व्यापार में बहुत अच्छा काम किया करते थे। लोथल में एक और चीज मिली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हॉर्स स्ट्रक्चर यानी घोड़े की मिट्टी की मूर्ति, मृण यानी मिट्टी की मूर्ति हमें यहां पर मिली, याद रखिएगा। तो घोड़े की मूर्ति कहां मिली? लोथल में मिली। डॉकयार्ड कहां का फीचर था? लोथल में था। ठीक है, लोथल किस व्यापार के लिए इस्तेमाल होता था? अब आपको याद हो गया होगा, कहां के? जो पश्चिमी एशिया के सबसे प्रमुख बंदरगाहों में से एक था। क्लियर है? आइए अगले पे हम बात करते हैं धौलावीरा। तो धौलावीरा की बात करते हैं, तो धौलावीरा 1990 में RS विस्ट के द्वारा खोजा गया। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन सिर्फ अपनी जानकारी के लिए रख लीजिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, तो धौलावीरा की एक खास बात ये थी धौलावीरा की, कि यहां नगर 3 भागों में, जबकि हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में बटे थे, यानी किले और दुर्ग में। तो इससे पहले हमने मोहनजोदाड़ो में देखा, एक ईस्टर्न पार्ट था और वेस्टर्न पार्ट था। ठीक है, एक दुर्ग का पार्ट था, एक जो है वो टीले के फॉर्म में था। ठीक है, तो किला और दुर्ग बन जाता था। लेकिन धौलावीरा की जो खास बात थी कि यहां जो पूरी सिटी बनी थी वो 3 भागों में विभाजित थी। याद रखिएगा, 3 के नीचे अंडरलाइन कर लेना है कि जितने भी हड़प्पा के अदर शहर थे वो 2 हिस्सों में विभाजित थे, लेकिन ये किस में विभाजित था? धौलावीरा 3 पार्ट में विभाजित था। राइट, दैट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अब ये सभ्यता इतनी प्रॉस्परस थी, इकोनॉमी थी, डॉकयार्ड था, बंदरगाह था, लगातार जो है मूवमेंट हो रहा था, जो समाज था वो क्या नाम है, सारी चीजों को समझता था। तो आखिर इसके पतन के क्या कारण थे, यानी कि रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, तो इसके पतन के क्या कारण थे ये समझना बहुत जरूरी है। अलग अलग विद्वानों ने इसको, अलग अलग जो हिस्टोरियन इनको अलग अलग रीजंस बताए हैं। जैसे पहला रीजन जो था वो कहा जाता था फ्लड हो गया, क्योंकि नदियों के हिस्से में था, तो नदियों में जब पानी बढ़ा तो उसने क्या किया, पूरे क्षेत्र को डुबो दिया, और बाढ़ की जो बारंबारता थी, यानी बार बार जो रिकरिंग फ्लड था, उसकी वजह से ये सभ्यता पतन में चली गई। तो एक व्यू ये दिया गया। दूसरा व्यू दिया गया भूकंप, क्योंकि ये जो क्षेत्र था वो हिमालय के फुटहिल में था। ठीक है, तो हिमालयन का ये जो पूरा रीजन है वो टेक्टोनिक रीजन में आता है, यानी यहाँ की पट्टियां हिलती रहती हैं। तो जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट को धक्का मारती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहां पर हमेशा भूकंप, टेक्टोन यानी कि भूकंप आते रहते हैं। तो ये भी एक रीजन माना गया। तीसरा रीजन माना गया कि संक्रामक रोग फैल सकते हैं। एक्चुअली में किसी के पास भी इसके एविडेंसेस नहीं है, तो संक्रामक रोग, अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग कहा है। तो यानी जैसे अभी कोरोना हुआ, उसी तरह कोई इन्फेक्शियस डिसीज हो गई और इस पूरे क्षेत्र में फैल गई, हालांकि इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। अगला है, कुछ विद्वानों ने कहा कि नहीं, यहां कुछ पतन ही नहीं हुआ। एक्चुअली में क्या हुआ कि यहां जनसंख्या बहुत बढ़ गई। ऐसा माना जाता है कि जब अर्बनाइजेशन बढ़ जाता है, जनसंख्या बढ़ जाती है, भारत में भी सुविधाएं बढ़ी तो जनसंख्या बढ़ गई। तो जनसंख्या बढ़ गई तो लोग वहां से निकल के अलग अलग हिस्सों में जाने लगे, अब वहां रहने के लिए जगह नहीं मिली। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो भी एक रीजन है वहां पर सिंधु सभ्यता के पतन का। खैर ये उतना पावरफुल आर्ग्यूमेंट नहीं है,
जो सबसे पावरफुल आर्गुमेंट दिया जाता है वो है क्लाइमेटिक चेंजेस, कि जलवायु परिवर्तन होने, जैसे सरस्वती नदी विलुप्त हो गई जो कि वहां बहुत इंपॉर्टेंट नदी थी, और जो सरस्वती रिवर थी नदी, उसके विलुप्त होने के साथ साथ यहां जलवायु परिवर्तन होने लगे। अब जलवायु परिवर्तन की वजह से यहां खेती तबाह हो गई, यहां पर जो है वो आबादी को जो है पीने का पानी नहीं मौजूद रहा और तमाम तरह की दिक्कतें आने लगी, तो लोगों को इस क्षेत्र से हटना पड़ा। तो ये सभ्यता के पतन के कारणों में जलवायु परिवर्तन दिया जा सकता है। तो जैसे अगर आप कभी इंटरव्यू में बैठे हो और आपसे क्लाइमेटिक चेंजेस के बारे में बात हो, जैसे अभी आपने देखा COP27 में कोई खास आउटकम नहीं निकला, कोई बहुत ज्यादा जो है सुझाव नहीं निकला, तो जलवायु परिवर्तन का लेकर संकट जो है लगातार बना हुआ है। तो आप वहां आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि सर हड़प्पा के भी खत्म होने के प्रमाणों में जो पतन के कारण है, जो डिक्लाइन था, उसमें जलवायु परिवर्तन एक कारण दिया जा सकता है। तो अगर आज जनसंख्या उससे कई ज्यादा हो चुकी है, तो आप अंदाजा लगाइए कि आज क्लाइमेटिक चेंज की वजह से कितना डिजास्टर क्रिएट हो सकता है, कितने लोग मारे जा सकते हैं और पूरी मानवता जो है वो खतरे में आ जाएगी, पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में आ जाएगी। हम इतिहास से ये सीख सकते हैं सर। आप इंटरव्यू में उसको बोलिए तो हाँ उसको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ इसने ढंग से पढ़ा है और इतिहास को आज की समस्याओं से जोड़कर ये देख सकता है, तो वो बहुत प्रसन्न होगा आपके साथ। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डिसइंटीग्रेशन, राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन। हालांकि ये थ्योरी वेस्टर्न पे ज्यादा दी जाती है, उन्होंने भारत को विभाजित करने के लिए आगे चलकर वो आर्यन थ्योरी लेकर आएंगे, बट ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल नहीं कि कोई बहुत बड़ा आक्रमण हुआ था, हड़प्पा सभ्यता खत्म कर दी गई, दैट इज नॉट। ये भारत को विभाजित करने का केवल तरीके, साजिश के रूप में इसको देखा जा सकता है। तो जो सबसे पावरफुल आर्गुमेंट मिलता है वो फ्लड मिलता है, और दूसरा जलवायु में परिवर्तन दिखाई पड़ता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक इसके पतन के कारणों में जाना जा सकता है। तो इस तरह से हमने पहला चैप्टर जो है वो खत्म किया, और फिर से मैं कहूंगा कि मेरे साथ साथ इसके साइनॉप्सिस बनाना है। टॉपर साइनॉप्सिस बनाते हैं। साइनॉप्सिस का मतलब होता है इसको और छोटा करना और पिक्चोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना, और दीवारों पे वो नोट्स लगा देना, ताकि आप ब्रश कर रहे हो, बाल झाड़ो, तो आपको वो चीज रिवाइज होती रहे। और मैं बहुत छांट के पॉइंट्स लेकर आ रहा हूं ताकि आप जो है वो बार बार अपने आप को लेकर चलें, ठीक है। और भी बहुत से बैचेस जहां आप बहुत कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ बैचेस, एनसीईआरटी का मेरा बैच है, कॉन्सेप्टर बैच है, वहां जा सकते हैं। ये बैच टू द पॉइंट है, आपके हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, आपके प्री पढ़ाने के लिए, और बाकी सब्जेक्ट जो है वो उसके लिए, और हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही नोट जो है इसमें हमने बहुत सोर्सेज का इस्तेमाल किया, एक किताब में ये मिलना बहुत मुश्किल है, और 99 रुपए में आपको ये सारी चीजें मिले, तो कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए। अगर 10 क्वेश्चन भी आपके और एक्स्ट्रा अच्छे हो गए, और होंगे भी, अब आप जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको दिखाई पड़ेगा, आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए ये सफर हम आगे बढ़ाते हैं, और इसके बाद के जो चैप्टर है उसके साथ हम मिलते हैं। जुड़े रहिए, और क्लासेस का टाइम आपको पता ही है, आप उसके साथ लग जाइए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। नोट्स आपको क्लास से पहले दे दिए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स, इसको पढ़िए, क्लास में उसको मेमोराइज करिए, और क्वेश्चन जो मैं हर क्लास में दूंगा उसको बढ़िया से करिए। देखिए कितने मार्क्स आ रहे हैं, और उसको चार्ट में लेकर आइए। जो भी क्वेश्चन आप करें अपने मार्क्स को चार्ट में डालिए, कि लेक्चर 1 में मेरे इतने मार्क्स आए, जैसे आप 2 + 2 4 मार्क्स, तो कितने मार्क्स आपके आए, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसा मैंने उस दिन जो है क्लास में आपको बताया था इससे पहले, की जो यूट्यूब पे लिया था, कि ऐसे मुझे पूरा फ्लो चार्ट आपका चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाएंगे, आपके क्वेश्चन ज्यादा अच्छे होंगे, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्री में क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, थैंक यू सो मच, जुड़ जाइए अच्छे से।